चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। क्या चाहते हो तुम कबीर? क्यों कर रहे हो ये सब? चुप करो तुम। जब देखो चपर चपर करती रहती है। मैं अपने माँ बाप के पैसे उड़ा रहा हूँ, तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? हाँ कबीर प्लीज। माँ जी, आप मेरे घर वालों को बहला फुसलाकर आपके ये बिगड़ी हुई औलाद से शादी करवा दिए। अब देखिए मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था शादी के बाद मेरे बेटे की आदत बदल जाएगी, वो घर गृहस्थी में एंगेज हो जाएगा, पर मैं गलत थी। वो दिन ब दिन और बिगड़ता जा रहा है। मैं क्या करूं? अब आप ऐसे दुखी होकर मेरे सामने ये सब बोलने से कुछ भी बदलने वाला नहीं। मैं तो हमेशा कहूंगी कि आप सब जानबूझकर मेरी जिंदगी तबाह कर दिए। बहू, हम दोनों कबीर की शादी तुमसे करवाए हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमें तुम पे यकीन था कि तुम इसे बदल सकती हो। तुम्हारे अंदर वो आग हमने देखा था। अब तुम ही अगर बिना कुछ किए उम्मीद छोड़ दोगी तो हम दोनों तो वैसे भी बूढ़े हो गए हैं। अब क्या कहेंगे और क्या करेंगे? कृतिका और कबीर की शादी को 3 साल हो गए थे, पर उनके बीच वो पति पत्नी वाला प्यार कभी हो ही नहीं पाया था, क्योंकि कबीर को दारू और जुए की बहुत बुरी लत लग गई थी। घर से पैसे लेकर रोज रोज जुए में उड़ाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना मानो आम बात बन गई थी उसके लिए। इधर कृतिका कबीर के इस आदत से तंग आकर उसके साथ रोज झगड़ा करती थी, पर क्या फायदा। फिर एक दिन, कबीर तुम ऐसे चुप चुप के क्या ढूंढ रहे हो? तुमसे मतलब? मैं अपने घर का अलमीरा भी नहीं देख सकता? दिमाग खराब करके रखी हो तुम। जाओ यहाँ से। कबीर क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रहा है बेटा? माँ, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। 50,000? नहीं माँ जी, आप 1 रुपया भी नहीं देंगे। अब नहीं देंगे? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं देते। माँ पापा बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, पर बेटा कहाँ समझने वाला था। वो घर से पैसे लेकर चला गया। ओ हेलो, ये लो तुम्हारे उधार के पैसे 25,000 और ये एडवांस 25,000 का टोकन दे दो। इस बार भी कबीर वो सारे पैसे जुआ में डुबाने के बाद लेट नाइट को घर वापस आया। ये क्या? घर पे ताला लगा हुआ है। कहाँ गए सब? मुझे बिना बताए चले गए हैं। नॉनसेंस। कबीर माँ पापा और कृतिका सबके नंबर पे बार बार कॉल करता रहा, पर सबका नंबर स्विच्ड ऑफ बता रहा था। गुस्से से वो उस रात किसी दोस्त के घर पे रहा और अगले दिन सुबह होते ही घर आया तो इस बार घर तो खुला था, पर वहां पे कुछ अनजान लोग थे। आप लोग कौन हैं? और ये सब सामान? आपके पिताजी हरिहर जी से हम ये घर खरीद लिए हैं। आज से यहाँ पे मेरी फैमिली रहेगी। पापा ने आपको हमारा घर बेच दिया? तो फिर मेरे माँ पापा कहाँ गए? और मेरी पत्नी? पता नहीं, वो तो कल शाम को ही कहीं चले गए। कुछ बता के नहीं गए कहाँ गए। कबीर जितनी भी कोशिश कर ली, पर उसे माँ पापा और कृतिका के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। आस पड़ोस में पूछ लिया, रिश्तेदारों से पता कर लिया, पर किसी को उनके बारे में कोई आइडिया नहीं था। अब कबीर के पास रहने को ना तो घर था और ना ही दारू जुआ में उड़ाने को पैसे। ऊपर से माँ पापा और कृतिका की चिंता भी उसे खाए जा रहा था। आखिर सब लोग ऐसे अचानक से कहाँ चले गए? भाई, एक चाय दे दो। साहब, पिछले 3 दिन से उधार पे चाय पी रहे हैं, एक ही कपड़ा पहन के घूम रहे हैं। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नहीं भाई, कुछ ठीक नहीं है। मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। अब चलो चाय दे दो। 1 महीना बीत गया। कबीर परिवार वालों के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाया और उसके सारे दोस्त भी उसे धीरे धीरे इग्नोर करने लगे।
आखिर माँ पापा कृतिका मुझे छोड़ के चले ही गए। हाँ, इसमें उनका क्या कसूर। मैं तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बदले घर से सारे पैसे लूटकर जुआ में उड़ा रहा था। सही कहती थी माँ कि ये मेरी बुरी आदत है, लत बन गई है मेरी। देखो, 1 महीना हो गया मैं ना तो दारू को हाथ लगाया और ना ही जुआ खेला। फिर मैं पहले ऐसे क्यों नहीं करता था? पता नहीं वो सब मुझे छोड़ के कहाँ चले गए। अब मैं कैसे रहूंगा उनके बिना? कबीर को अब रियलाइज हो रहा था कि उसने अब तक सबके साथ गलत किया है, पर अब क्या फायदा? माफी मांगने के लिए उसके पास फैमिली ही नहीं थी। फिर एक दिन, भाई एक चाय दे दो। साहब, चाय के साथ समोसा लेंगे? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे साहब, समोसा मेरे तरफ से फ्री में है। आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। एक शादी में 500 समोसे भेजनी है। कृतिका मैडम को मेरा बनाया हुआ समोसा बहुत पसंद था, इसीलिए उनके शादी में स्पेशल समोसा मंगवाए हैं। क्या नाम बताया? कृतिका? हाँ साहब, हरिहर जी की बहू कृतिका मैडम। यही पास में तो उनका बंगला था, पर सब कुछ बेच के चले गए। आज उनकी बहू की दूसरी शादी है, वहीं पर डिलीवरी देना है मुझे। दूसरी शादी? कहाँ पे रहते हैं वो लोग? एड्रेस दो मुझे। अरे साहब, यही बस 5 किलोमीटर। चाय वाले से एड्रेस लेकर कबीर पहुंच गया एक नए घर के पास। घर तो बहुत अच्छे से सजाया गया था और कबीर के मन में डर भी भरा हुआ था कि कहीं कृतिका की शादी और किसी के साथ ना हो गई हो। दरवाजा खुला पाकर वो घर के अंदर चला गया। बहू, जल्दी से तैयार हो जाओ, बारात अभी पहुंचने ही वाली है। जी माँ जी। माँ? कबीर, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? माँ, ये सब क्या है? कृतिका की शादी हो रही है और आप सब मुझे बिना कुछ बोले घर बेच के यहाँ पे चले आए। तो और क्या करते हम? जीना हराम हो गया था तुम्हारे साथ उस घर में। इस बुढ़ापे में बदनामी के अलावा और क्या दिए हो तुम हमें? हाँ, जिसको देखो मुझे जुआरी का बाप बुला रहा था। और कृतिका, वो तुमसे शादी करके सब कुछ पीछे छोड़ आई और तुम अपने लत के वजह से उसके साथ नाइंसाफी करते गए। इसीलिए हम उसकी शादी किसी और के साथ पक्की कर दिए हैं ताकि वो खुश रहे। हाँ कबीर, अब तुम जाओ यहाँ से। मेरे होने वाले पति अगर तुम्हें यहाँ पे देख लिए तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। हम एक छोटी सी शादी अरेंज किए हैं जिसमें बस हमारे घर वाले और उनके घर वाले आएंगे। तुम्हारा यहाँ पे कोई जगह नहीं, जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो कृतिका, मैं बदल गया हूँ। प्लीज ये शादी मत करो। नहीं कबीर, मुझे तुम पे भरोसा नहीं, तुम जाओ यहाँ से। देखो, मैं पिछले 1 महीने से ना तो दारू को हाथ लगाया और ना ही जुआ खेला। मुश्किल से दिन में बस 1 बार कहीं से जुगाड़ करके कुछ खा लेता था। अब मुझे पैसों की कदर है। मैं समझ चुका हूँ कि मैं गलत था। एंड ट्रस्ट मी, मेरी आदत बदल गई है। मैं अब वैसा नहीं रहा। प्लीज कृतिका, प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा, अगर तुम फिर से... नहीं माँ, कभी नहीं। मैं दोबारा कभी वो सब नहीं करने वाला। मुझे माफ कर दो प्लीज पापा। कबीर को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर उसके पत्नी और माँ पापा उसे माफ कर दिए। कबीर अब सच में बदल गया था। वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फैमिली मैन बन गया और कुछ ही दिन में एक नौकरी भी ज्वाइन कर लिया। रवि भैया, आपके समोसे की तो बात ही कुछ और है। थैंक यू मैडम। रवि बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें कबीर को रास्ते पे लाने का ये प्लान कैसे सूझा? अरे माँ जी, हमारे दुकान पे वो संध्या आंटी और मालती आंटी हमेशा चाय पीने आते हैं। वो ऐसे ही तरीके आजमा के कितने लोगों को सही रास्ते पर ले आए। कितने सारे परिवार बिखरने से बच गए। फिर मैंने सोचा क्यों ना ये तरीका यहाँ पे आजमाया जाए। हाँ रवि भैया, आपने बिल्कुल सही किया। अब तो कबीर पूरा बदल गए हैं। बुरी आदत से न जाने अब तक कितने घर उजड़ चुके हैं। अगर घर को जोड़ के रखना चाहते हो तो बुरी आदत और बुरे संगत दोनों से दूर रहो।
ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते। चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए कहानी के साथ। तीन बेटियों को पैदा होते ही उनका गला दबा के मार दिया था मैंने। क्यों पता है? क्योंकि हमें एक लड़का चाहिए था, लड़का जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। और तुम ये घर, ये गांव छोड़कर चले जाना चाहते हो? बहुत हो गया, अब तुम यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलोगे, समझ गए? बाबूजी, इस गांव में पड़े पड़े जिंदगी भर गरीबी में जीना मैं नहीं चाहता। मैं पढ़ा लिखा हूँ, अब मुझे मेरे खुद के लिए, आप लोगों के लिए कुछ तो करने का मौका दीजिए। बाबूजी, आप मुझे अब नहीं रोक सकते, मैं जा रहा हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। रवि के पिताजी रवि से पहले 3 बच्चियों को मार चुके थे, क्योंकि उन्हें हमेशा से एक लड़का चाहिए था। अब उनका बेटा रवि पढ़ लिख कर 21 साल का हो गया है, जिंदगी में कुछ करना चाहता है। इसीलिए माँ बाबूजी के लाख मना करने के बाद भी रवि बारिश के उस रात घर छोड़कर शहर चला गया। बस एक जोड़ा कपड़ा और पॉकेट में 40 रुपए लेकर रवि ने पांव रखा शहर की दुनिया में। आंटी, एक चाय कितने की है? 10 रुपया मांगता है क्या? नहीं आंटी, रहने दीजिए। रवि सुबह से शाम तक उसी चाय के दुकान के पास बैठा रहा और कहाँ जाएगा क्या करेगा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे लड़का, क्या हुआ तेरा? सुबह से यहीं पर बैठा हुआ है, घर बार है या नहीं? क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हैं? शक्ल तो पढ़ा लिखा लग रहा है। एक चाय की दुकान में कप धोना, केटली धोना, चाय देने के अलावा और क्या काम हो सकता है, बोल? मैं कुछ भी कर लूंगा। रवि अगले दिन से चाय वाली आंटी के दुकान में काम पे लग जाता है। रात भर स्टेशन में सोता है और दिन भर काम करता है। किसी तरह से एक वक्त का खाना सही से मैनेज हो जाता था। पर एक दिन आंटी, देख रवि, अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे काम नहीं हो पाता, मैं ये ठेला बेच दूंगी, तू और कहीं काम देख ले जा। आंटी से ये बात सुनकर रवि वो ठेला खुद चलाने को कमर कसता है और आंटी से भाड़े पे वो ठेला ले लेता है। अब रवि चाय के साथ पकौड़ियाँ भी बनाने लगा। लोगों का डिमांड देखकर उसने साथ में समोसे, जलेबियाँ, वड़ा, बज्जी, कितने सारे वैरायटीज स्नैक्स भी ऐड कर दिए। अब रवि का इनकम धीरे धीरे बढ़ने लगा था। अरे भाई, आपका समोसा बड़ा टेस्टी है, मुझे 20 समोसे पार्सल देना, घर पे मेहमान आए हुए हैं। जी भैया, अभी देता हूँ। देखते ही देखते रवि का टी स्टॉल उस इलाके में काफी फेमस हो गया और वो पैसा जोड़ जोड़ के अपना दुकान बिठाया, जहाँ पे पहले की तरह सबके फेवरेट स्नैक्स के साथ रोल्स, चाउमीन, चिली आइटम्स भी मिलने लगे। धीरे धीरे लोग रवि को बड़े मात्रा में ऑर्डर देके किसी भी पार्टी के लिए उससे स्नैक्स खरीदने लगे। पढ़ा लिखा तो वो था ही, ऊपर से काम का हुनर, इसीलिए धीरे धीरे रवि स्पेशल स्नैक्स जोन के कितने सारे ब्रांचेस भी खोल दिए। रवि के शॉप के ठीक सामने एक बुटीक था और वहाँ पे मिहिका नाम की एक लड़की आती थी। रवि और मिहिका दोनों एक दूसरे को खूब पसंद करने लगे थे। फिर दोनों की शादी भी हो गई। दोनों पति पत्नी एक साथ बहुत खुश थे। 1 साल में रवि को एक प्यारी सी बेटी हुई। मेरी बेटी मेरा अभिमान है। अब तो रवि बहुत अमीर हो गया था। एक दिन वो अपने माँ बाबूजी से मिलने गांव आया। रवि बेटा, मुझे पता था तुम हमारे पास जरूर लौट आओगे।
मेरा बेटा आया है। बाबूजी, मैं लौट के नहीं आया हूँ, आप दोनों को अपने साथ ले जाने आया हूँ। रवि अपने माँ बाबूजी को शहर ले आता है। रवि का इतना बड़ा बंगला देख के दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बेटा, मुझे यकीन था तुम जरूर कुछ बड़ा करोगे अपने जिंदगी में। हाँ, आखिर आप ही का तो बेटा है। रवि की पत्नी मिहिका एक बेटी को जन्म दी है। ये जानने के बाद रवि के पेरेंट्स अपनी बहू और नातिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। बेटा, तुम इतने बड़े शहर में रहते हो, इतना पैसा भी कमाते हो, और तुम ये पहले पता नहीं कर पाए कि बहू के पेट में बेटा है या बेटी। एक बेटा पैदा करते तो अच्छा होता। माँ जी, देखिए ये गलत बात है। आजकल बेटा बेटी सब एक समान हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर है, कैसे नहीं है? आज तुम ये जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो, वो मेरे बेटे की कमाई है, मेरे बेटे की, तुम्हारी नहीं, समझी? बाबूजी, अब आप खुद के ख्यालात बदलिए, जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। रवि और मिहिका माँ बाबूजी को समझाने में नाकाम रहे। ऐसे ही दिन गुजरता गया। देखो रवि, बहुत हो गया, तुम्हारे माँ बाबूजी बिल्कुल सही इंसान नहीं है। मैं उनके साथ और नहीं रह सकती इस घर में। या तो तुम उन्हें गांव छोड़ आओ, या फिर मुझे और मेरी बेटी का कुछ अलग ही बंदोबस्त कर दो। मिहिका, वो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। पुराना ख्यालात बोल बोल के उन्हें और बढ़ावा मत दो रवि। पता है तुम्हारी माँ क्या बोल रही थी आज? अगर मेरी बच्ची पैदा होने के टाइम वो यहाँ पर होते तो उसे उसी समय गला दबा के रवि मिहिका से ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। रवि, आज सोमवार है, अभी मंदिर जाओ और भगवान के सामने माथा टेक के एक बेटे की मन्नत मांगो। ओहो, ये मनहूस को भी अभी रोना था। माँ, बाबूजी, बस कीजिए। मुझे लगा आप लोग 3-3 बेटियों को मार के कुछ तो अफसोस किए होंगे, पर नहीं, आप लोग तो कभी नहीं सुधरने वाले। बेटा, हम तो तुम्हारे भलाई के लिए बहुत भलाई कर लिए मेरा। बस करो अब, परसों मेरी बेटी के पहला जन्मदिन है। मैंने एक पार्टी अरेंज की है। मेहमानों के सामने ऐसे आलतू फालतू के बातें करके पार्टी खराब मत कर देना प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हाँ, वो सब तो ठीक है। कितना खर्चा होगा इस पार्टी में? जितना भी होगा मैं खुशी खुशी करूँगा बाबूजी। आखिर मैं कमाता हूँ अपनी बेटी के लिए। बंद करो ये पार्टी, फालतू का खर्चा ना करके उसी पैसे को इस मनहूस के दहेज के लिए रखो। इसी बात को लेकर रवि का अपने माँ बाबूजी के साथ बहुत बड़ा बहस हुआ, पर फिर भी उसके माँ बाबूजी नहीं सुधरे। इतनी बड़ी शानदार पार्टी देख के रवि के माँ बाबूजी बिल्कुल खुश नहीं थे। आखिर खर्चा एक बेटी पे जो हो रहा था। खैर, पार्टी खत्म हो गई। पार्टी तो आज बहुत अच्छा रहा है ना मिहिका? हाँ, बिल्कुल, बहुत मजा आया। चलो बेटा, सो जाओ अब, तुम बहुत थक गए होंगे। अरे नहीं बाबूजी, हमारे असली गेस्ट यानी कि मेरे बिजनेस के इन्वेस्टर्स अभी आने वाले हैं। उनकी फ्लाइट लेट हो गई थी, वो लोग अभी शायद पहुंच ही जाएंगे। इन्वेस्टर्स? वाह, तब तो उनसे मिलना बनता है। तभी डोरबेल बजा और रवि के बिजनेस इन्वेस्टर्स आकर पहुंच गए। हाय रवि, वी आर रियली सॉरी वी बिकेम लेट। नो प्रॉब्लम जेनी, इनसे मिलिए, मेरे बाबूजी। नमस्ते। हेलो अंकल। रवि के वो इन्वेस्टर्स आदमी नहीं बल्कि 3 औरत थे, जिनसे उस रात मिलने के बाद रवि के माँ बाबूजी के दिमाग में बेटियों के बारे में जो ख्यालात था वो बदलने लगा, और वो अच्छी तरह से समझ गए कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होते। वो चाहे तो घर चला सकती है या फिर पूरा देश। अब वो रवि और मिहिका से माफी मांग के वहीं पर खुशी खुशी रहने लगे।
ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपके दिमाग में ऐसे ही कुछ सोशल इश्यूज हैं और आप चाहते हैं हम उसके ऊपर कोई कहानी बनाएं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे अरे अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।